देखिए आज एक नया, इधर देख लिए सब लोग, बातें खत्म हो गई हो तो इधर देखिए, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एवोल्यूशन। ठीक है, कोई बताएगा एवोल्यूशन क्या है? हाँ, विकास। आलोक कहाँ चला गया जी? क्यों आलोक? अच्छा, एवोल्यूशन क्या है? ये विकास है। ठीक है, एवोल्यूशन एक लैटिन वर्ड से बना है, उसका मीनिंग है इवॉल्वर। ठीक है, अनफोल्ड करना किसी चीज को, ओपन करना किसी चीज को। एक होता फोल्ड करना, बाइंड अप करना, बांधना, और किसी चीज को ओपन करना, अनफोल्ड करना। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो एक टर्म जिससे बना है वो है इवॉल्वर। उसका मतलब क्या है? अनफोल्ड करना, ओपन करना। ठीक है, अब एवोल्यूशन की जो देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा बुक में बहुत सीक्वेंस में नहीं दिया है, सीक्वेंस नहीं दिया है, और इस चैप्टर में वो इंग्लिश यूज की गई है जो किसी चैप्टर में नहीं है। ऐसे इंग्लिश के टर्म यूज किए गए हैं जिसको आप एक बार लाइन पढ़ेंगे आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा वो लाइन। और ऐसे ही इंग्लिश यूज की गई है कहाँ? लास्ट का जो यूनिट है, कौन सा वाला? ये, हाँ, जो लास्ट वाले यूनिट है उसमें भी ऐसा ही यूज किया गया है। ठीक है, तो इन दो चैप्टर में आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी बाद में पढ़िएगा, पहले यहाँ देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। समझ में आ रहा है? एवोल्यूशन का मतलब जो होता है वो मीनिंग क्या है? बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है, लिखिएगा एवोल्यूशन क्या है? चेंज इन फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ओवर, इसको नोट करते रहिए सब लोग, क्योंकि आपको ये मैटर मिलेगा नहीं। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ और सेवरल जनरेशन। मतलब इवोल्यूशन जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि कल आपकी बॉडी में कोई चेंज हो गया, या आज कोई चेंज हो गया, या 10 दिन बाद हो गया कोई चेंज। ठीक है, तो इवोल्यूशन हो गया नहीं। इवोल्यूशन का मतलब कई जनरेशंस तक, वो कई पीढ़ी तक वो बदलाव होना चाहिए बॉडी में, ऐसा कोई चेंज जो कई जनरेशंस तक वो चेंज हो। ठीक है, सेवरल जनरेशन लग जाती हैं एक चेंज होने में बॉडी में, ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। तो चेंज इन फ्लोरा, फ्लोरा लिखा, एंड फौना। फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट्स में भी इवोल्यूशन होता है, और फौना मीन्स क्या है? एनिमल्स होते हैं। तो क्या प्लांट और एनिमल्स में इवोल्यूशन होता है? नहीं। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी इवोल्यूशन है, फंजाई में। बुक ने नहीं लिखा है तो आप समझेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कॉमा करके, एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में भी क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना में मिलियंस ऑफ टाइम, कई बार जो है, सेवरल जनरेशन तक कोई चेंज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। मतलब कह सकते हैं हिंदी में कि धीरे धीरे बॉडी में जो बदलाव होते हैं, ग्रेजुअल चेंज होते हैं, कई जनरेशंस बाद बॉडी में वो चेंज डेवलप होते हैं। एक तो होता परिवर्तन कि हमारी बॉडी में अचानक कोई परिवर्तन हो गया, वो एवोल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, कई जनरेशंस के बाद वो अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। ठीक, अब एक लिखा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, उसमें एक टर्म लिखा है, तो एवोल्यूशन को स्टडी करना ही क्या है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। ठीक है, लेकिन उसमें उसका टर्म जो लाइन लिखी गई है वो दूसरे टर्म्स में लिखी गई है, उसको आप देख लीजिए। देखिए, उसमें इन्होंने लिखा है स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यही सेम लिखिएगा, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब इवोल्यूशन का अध्ययन करना क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। लेकिन
जो डेफिनेशन लिखी गई है वो क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। क्योंकि ऐसे देखिए, इसको इसलिए पढ़ना ना, अब आपके स्टेटमेंट में यही लाइन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा क्या ये लाइन सही है, बताएंगे सही, एवोल्यूशन से रिलेटेड है। मतलब समझे रहिए, बुक में जो लाइन है उनका मीनिंग समझे रहिए, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को लिखा है इन्होंने, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द। अगर हम इवोल्यूशन को स्टडी करना चाहते तो हमको पास्ट में झांकना पड़ेगा, पास्ट में देखना पड़ेगा कि आज के मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या होता था, आज क्या हो रहा है, तभी तो कंपेयर करेंगे। जब तक दो चीजों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कितना विकास हुआ। तो हमको पास्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म थे, पास्ट में जो लाइफ थी, किसी ने देखा पास्ट की लाइफ को? करोड़ों साल पहले क्या था, किसी ने नहीं देखा। ये पूरा एवोल्यूशन में हाइपोथेसिस एक तरीके का, समझ में आया? किसी ने नहीं देखा है। तो ये लिखा है स्टडी का मतलब अध्ययन करना, हिस्ट्री का, इतिहास का अध्ययन करना। किसका? लाइफ फॉर्म्स। उस समय, पुराने समय में, करोड़ों साल पुराने समय में जो लाइफ होती थी, जो लाइफ थी, ठीक है, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना। मतलब पुराना इतिहास जो है जीवों का, वो अध्ययन करना। इसी को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो ये ऐसे डेफिनेशन लिखी गई है। थोड़ा सा देखिए, एवोल्यूशन कठिन है, मानना पड़ेगा आपको, उतना भी आसान नहीं है। आगे देखिए लिखा है स्टेलर डिस्टेंसेस क्या होती हैं। ये डिस्टेंस क्या है? आकाश में जब देखते हैं तो जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्केलर डिस्टेंसेस। लिख लीजिएगा, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो स्टार हैं, सन भी क्या एक स्टार है, ठीक है। तो स्टार के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्टेलर डिस्टेंस। इसको नापते किसमें है? लाइट ईयर में नापते हैं, ठीक है। तो मेजर्ड इन द लाइट ईयर, मेजर्ड एंड, फिजिक्स में पढ़े होंगे ना लाइट ईयर। प्रकाश एक साल में जितनी डिस्टेंस तय करता है उसको प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा ना ये? और देखिए, अब अगली जो इन्होंने हेडिंग बताया इस मैटर, वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ठीक। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है। उतना ही देखिए जितना सब आपको बुक में मिल जाएगा, सारी चीजें बुक में लाइन मिलेगी। यूनिवर्स की ओरिजिन सबको पता ना, बिग बैंग थ्योरी से हुई। हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी है ये, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया है? ओरिजिन ऑफ अर्थ किसी ने देखा नहीं है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी ने देखी नहीं है, सब ऐसा मानते हैं ऐसा हुआ होगा, ठीक। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या है? हमारा जो यूनिवर्स है इस समय है, वो पहले के समय क्या था? एक हॉट स्फीयर था, पूरा हॉट स्फीयर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, स्टार वगैरह कुछ नहीं बने हुए थे, तो पूरा यूनिवर्स क्या था? एक गर्म गैस का गोला, हॉट स्फीयर था, बहुत बड़ा। और इतना बड़ा स्फीयर था कि बुक ने लिखा कि आप फिजिकल टर्म्स में उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉट स्फीयर था। अचानक उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो लिखते रहिएगा साथ में कि यूनिवर्स जो था, ऐसे लिखेंगे। इस थ्योरी में क्या बताया जाता है? इसमें बताते हैं कि बिग एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन, ठीक है, एंड वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा हॉट स्फीयर, एक गर्म गैस का गोला था, ठीक है, हॉट स्फीयर था, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसको कैन नॉट इमेजिनेट, उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। इन फिजिकल टर्म्स, फिजिकल टर्म का मतलब वो फिजिकल टर्म्स में आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते।
आप ऐसे समझिए, उसको इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो उससे क्या बने, सभी जैसे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा तो यहां से इसके टुकड़े टूट टूट करके सब निकले, अलग सेपरेट हो गए। फिर ये धीरे धीरे कूल होता गया। टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई था। यूनिवर्स की जब उत्पत्ति होना चालू हुआ तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, और टेम्परेचर जब कम हुआ तो गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। क्या हुआ, गैलेक्सीज बनी। तो इसी एक्सप्लोजन से क्या हुआ, ये जो टुकड़े बने थे इन्हीं टुकड़ों में क्या हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हो गया इनसे। अब गैलेक्सीज में होता क्या एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए ढेर सारे टुकड़े बने हुए हैं ना, ये देखिए बहुत सारे टुकड़े बन गए। कुछ टुकड़े आपस में मिलकर के एक गैलेक्सी बनाएंगे, कुछ टुकड़े आपस में मिलकर के दूसरी गैलेक्सी बनाएंगे। गैलेक्सी के अंदर होता है स्टार्स। क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, गैसेस होती हैं, और कुछ डस्ट के पार्टिकल होते हैं। ये तीन चीजें हैं, समझ में आया, ये गैलेक्सीज में होता है। तो यहां जब एक्सप्लोजन हुआ तो उससे पार्टिकल टूट टूट करके निकले, और ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो पार्टिकल्स थे, कौन से पार्टिकल, एक्सप्लोजन के बाद जो पार्टिकल निकल रहे थे वहां से, पार्टिकल आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या बनाए, फॉर्म गैलेक्सी, वो गैलेक्सी बना दिए। फॉर्म लिखिएगा, गैलेक्सी बनाया। अब एक चीज लिखिएगा कि गैलेक्सी में होता क्या, साइड में लिख लीजिए, बुक में दिया है कि गैलेक्सी में है क्या है। गैलेक्सी में कितनी चीजें हैं, इसमें आपको स्टार मिलेंगे, कई स्टारों का समूह गैलेक्सी, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें आपको, गैसेस मिलेंगी और डस्ट मिलेगी, डस्ट पार्टिकल। हमारी जो है गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे है, सब जानते हैं, ठीक है। आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे हो गया। समझ में आ रहा है, ये लाइन पढ़ते रहिए, जिसके पास बुक है देखते रहिएगा। इसको मैं पॉइंट वाइज केवल बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें, ठीक है। ओरिजिन कितने साल पहले हुई यूनिवर्स की, 20 मिलियन ईयर्स एगो, बिलियन सॉरी, यहां लिखेंगे 20 बिलियंस, BYA मैंने लिख दिया है। 1 बिलियन का मतलब 100 मिलियन, 100 मिलियन, यही है ना, बिग बिलियन क्यों, 100 की 1000 है, 100 की 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, 100 करोड़, 200 करोड़ साल, 200 हुआ, कितना हुआ, नहीं 2000, 20 बिलियन का मतलब 2000, क्योंकि देखिए 1 बिलियन में, नोट कर लीजिएगा, 1 बिलियन में कितना है, 1000 मिलियन होता है, और मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो 100 करोड़ हो गया ना, 100 करोड़ हो गया ना, है ना। 1 बिलियन को करोड़ में देखेंगे तो 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़, तो ये 2000 करोड़ हो गया, क्योंकि 20 बिलियन है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, आ गया ना, 2000 करोड़ साल, सही है ना। 10 लाख का 1 मिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन, हाँ क्या कर रहे हो, 100, अरे उसमें आपका 1000 मिलियन, सही है ना, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है, कितना 200, हाँ बताइए, हम भी देख लें, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हाँ 20, तो वही मैं बोल रहा हूँ, 20,000 करोड़ हुआ ना, 20 बिलियन नहीं, 200 बिलियन की 20 बिलियन, 200 बिलियन होगा ना। तो ये आपको बोला जाएगा कितना, 20 बिलियन है, तो ये आपका आ जाएगा 200 करोड़, यही बोल रहे हैं ना, देख लेते हैं।
100 करोड़ बोलता है 1 बिलियन में। वन, हाँ क्या कर रहे हैं बताइए बताइए, उसमें भी कुछ लिखा है? हिंदी वाली किताब हमको दे रहे हैं। हाँ कहाँ लिखा है? अच्छा 200 बिलियन, प्राचीन 20,000 करोड़। एक सेकेंड, अच्छा नई वाली एनसीईआरटी में कुछ और है, हमको नई वाली दिखा दीजिए। देखिए पुरानी वाली एनसीईआरटी में हिंदी वाला मैटर में लिखा 200 बिलियन पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 200 बिलियन वो गलत है, वो 20 बिलियन है। वो सही क्या है? 20 बिलियन है वो। हाँ इतना उन्होंने सही लिखा है, ठीक है। अब वो कन्वर्जन आप देख लीजिए कितना क्या है, मिलियन में कन्वर्ट करेंगे वैसे लिखता है, मैं जो देख रहा हूं इसमें आप भी देखिएगा। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, तो 20 बिलियन कितना हो गया? 2000 करोड़ हो गया ना, ठीक है। और देख लीजिएगा, तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज और नोट करिएगा, जब बिग बैंग थ्योरी में बताया गया बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, आप हमको ये बताइए कि सबसे पहले कौन सी गैसेस थी एटमॉस्फेयर में? हाइड्रोजन और हीलियम था प्रिमिटिव, उसके बाद और गैसेस आई तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम लिखिएगा। ये आपका ये गैसेस थी उस समय। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा था? कूल डाउन हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। अर्थ की ओरिजिन कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो यहां ये देख लीजिए, अब यहां लिखेंगे अर्थ ओरिजिनेट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। लाइफ कब बना? मतलब ब्रह्मांड यूनिवर्स की ओरिजिन है 20 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन अर्थ जो ओरिजिन है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और जो फर्स्ट लाइफ बनी थी, फर्स्ट लाइफ वो कब बनी? 4 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब आधा बिलियन, ठीक है, लग गया लाइफ को बनने में। तो फर्स्ट लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। लेकिन जो पहली लाइफ थी वो कौन सी थी? नॉन सेलुलर। कौन सी थी वो? ये जो लाइफ बनी थी ये थी नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का कोई मतलब बताएगा? सबसे पहले इस अर्थ पर जो लाइफ आई वो नॉन सेलुलर थी, मतलब वो सेल नहीं था। तो क्या था? हाँ क्वाइसरवेट का नाम सुने हैं ना? क्वाइसरवेट सुना किसी ने ना? वही क्वाइसरवेट, मतलब प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट थे, लिपिड थे। वो एक तरीके से मतलब लाइफ की तरह, क्योंकि लिविंग थिंग्स में होता क्या है? रेप्लिकेशन होता है। तो क्वाइसरवेट में एक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन करने की, इसी वजह से इसको लिविंग बोला गया था। लेकिन वो सेल नहीं था, तो आप कह सकते हैं नॉन सेलुलर लाइफ थी। उसी को क्या बोलते थे? क्वाइसरवेट्स बोलते हैं। और सबसे पहले ये तो नॉन सेलुलर हो गया, सेलुलर लाइफ कब बनी? हाँ 4 नहीं है, वो 3 होगा। 1-1 मिलियन कम हो रहा है, देखिए। हाँ हाँ बता रहे हैं आपको, रुक जाइए। आप बुक में थोड़ा पढ़ लीजिए कितना उन्होंने दिया है, अब बता रहे हैं। देखिए इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी, एक जगह लिखा है लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो। लाइफ जो आई वो 4 बिलियन ईयर्स एगो आई। अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, लाइफ आई 4 बिलियन ईयर्स एगो।
उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये वाला जो है नॉन सेलुलर वाला, ये 3 है। आप एक बार चेक करिए उसमें क्या लिखा गया है बुक में, तब मैं बताता हूँ। हाँ वो सही है, सेलुलर वाला। नॉन सेलुलर 3, 4 का भी जिक्र किया गया है कुछ। कोई बात नहीं, जैसे लिखा वैसे आप भी लिखिए। ऐसे लिखा गया होगा, देखिए फर्स्ट लाइफ, पहली लाइफ आई 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। बोल रहा है फर्स्ट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, यस, लाइफ आई, वो आई 3 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर, पहली सेलुलर कब आई? 2 है ना? 2, हाँ वो 2 है। सब बिलियन ही चल रहा है अभी, मिलियन कोई नहीं है, सब बिलियन में है, ठीक है। तो पहला सेलुलर लाइफ 2 बिलियन ईयर्स एगो आया। डाटा गलत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। पहली यूकैरियोटिक सेल बनी थी 1.5, लिखिएगा फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल वो है 1.5 BYA। समझ में आया? यहां से देख रहे हैं ये फर्स्ट सेलुलर, देखिए अर्थ की ओरिजिन 4.5, पहली लाइफ 4 बिलियन ईयर्स एगो। थोड़ा कंफ्यूजन ये कर दिया है कि ये पहली लाइफ जब आप बोल रहे हैं तो ये क्या है। यहां पर लिखा है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, पहली लाइफ जो सेल नहीं था उसको 3 बिलियन ईयर्स एगो, और फर्स्ट लाइफ को 4, ठीक है। पहली सेल कब बनी थी? फर्स्ट सेल 2 बिलियन। कौन सा था फर्स्ट सेल बना था? बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या बना? जो सबसे पहले सेल बनी थी वो बैक्टीरिया था यहां पर, ठीक है। अब लाइफ की अर्थ जब ओरिजिनेट हो रही थी, जब अर्थ की ओरिजिन हो रही थी, तो उस समय कंडीशन कौन कौन सी थी? तो देखिए कंडीशंस एट प्रिमिटिव टाइम मतलब जब अर्थ की ओरिजिन हो रही थी, या लिखेंगे एट टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। कोई बताएंगे क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन समझ रहे हैं ना, जब अर्थ बन रही थी उस समय एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन तो बाद में आई है। जब साइनोबैक्टीरिया बने पहली बार, ठीक है, पहली बार जब साइनोबैक्टीरिया बने तब ऑक्सीजन रिलीज हुई, उसके भी पहले बहुत सारे बैक्टीरिया बने थे। तो लिखेंगे एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का मतलब एनऑक्सीजेनिक लिखेंगे, एनऑक्सीजेनिक। टेम्परेचर क्या था? वेरी हाई, टेम्परेचर वेरी हाई था। अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पर आ रही थी उस समय, यूवी रेज सन से, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं बनी थी। ओजोन कब बना जानते हैं? जब पहली बार ऑक्सीजन रिलीज हुई फर्स्ट टाइम, तो जाकर के ओजोन बनी, अभी बताएंगे। तो यहां पर लिखेंगे यूवी रेज जो है, यूवी रेज कम ऑन अर्थ पर आ रही थी, ठीक है। गैसेस कौन कौन सी थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में? अगर कहा जाए गैसेस, तो गैसेस को बुक ने 2 तरीके से, देखिए एक जगह उन्होंने लिखा है मीथेन, तो ध्यान रखेंगे मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर था, वाटर किस रूप में था? वेपर के रूप में था। वाटर इनिशियली शुरुआत में वेपर के रूप में था, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई था कि वाटर के रूप में नहीं रह सकता था। अमोनिया थी, मीथेन थी, और कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप थ्योरी में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बाद में लिखा उन्होंने इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, चेक कर लीजिए, इसके साथ CO2 लिखा है कि नहीं लिखा है? आप उस लाइन को चेक करिए कि उन्होंने तीनों गैसेस के साथ में CO2 लिखा है, तो हाइड्रोजन कहां गई? हाइड्रोजन को बाद में समझाया है, बाद में उन्होंने समझाया कि हाँ हाइड्रोजन भी है, तो आप इतनी सारी गैसेस लिखेंगे
कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी थी। हाइड्रोजन को अगली लाइनों में समझाया है, कैसे समझाया वो देखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ऐसे समझा रहे हैं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, यूवी रेज सन से डायरेक्ट अर्थ पर आ रही थी। ठीक है, तो वाटर जो था, पानी, ये वाटर टूट जाता था किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेज, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वेवलेंथ कम है। hc/लैम्डा एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ना, E = hc/लैम्डा। तो वेवलेंथ जब कम होती है तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होता है ना एनर्जी के। ठीक है, तो यूवी रेज में वेवलेंथ कम है और एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वाटर जो था उस समय वेपर के रूप में वो वाटर टूट जा रहा था और टूट करके क्या बना रहा था? यहां पर हाफ O2। हाफ O2 समझ रहे हैं ना? ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेज में नहीं था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, बट लेकिन किस रूप में थी वो? एटॉमिक स्टेज में, मॉलिक्यूलर स्टेज में था ही नहीं, इसलिए वो यूज नहीं हो सकता था। ओजोन क्यों नहीं बनी? सोचिए, आखिर ओजोन क्यों नहीं बना? ओजोन को बनाने के लिए जानते हैं क्या चाहिए? O2+O चाहिए, तभी तो ओजोन बनेगा ना। ऑक्सीजन गैस एक मॉलिक्यूल चाहिए, आपके पास होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? नेसेंट ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, तब जाके क्या बनेगा? वो O3 बनेगा। ये तो था एटमॉस्फेयर में शुरुआत में। कहां से था? वाटर ब्रेकडाउन कर रहा था यूवी रेज की प्रेजेंस में। हाफ O2 का मतलब, वो आप काटेंगे इसको ना तो वो आएगा, ऑक्सीजन का एक एटम बोला जाएगा, और क्या रहेगा यहाँ पर? H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, तो ओजोन बन गई होती। तो इसलिए ओजोन कब बना? जब पहली बार साइनोबैक्टीरिया बने, तो बहुत लेट बने, उसकी भी सीक्वेंस बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था इसमें से? तो हाइड्रोजन वाज वेरी रिएक्टिव, इसीलिए मीथेन बना है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जब जुड़ा तो क्या बना? मीथेन बना। अमोनिया के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो, सॉरी, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया जुड़ा हाइड्रोजन, तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया। इसका मतलब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ रिएक्शन किया होगा तो मीथेन बनाया होगा, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया होगा तो अमोनिया बनी होगी। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी। समझ में आया? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। तो इतना हो गया यहां पर, समझ में आ रहा है? आगे देखिए इसके बाद। अब देखिए, थोड़ा सा ये देखना है, सबसे पहले कौन से माइक्रोब बने जब लाइफ बनी। ठीक है, तो पहले लाइफ कौन सी बनी थी? आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले आया, प्रोकैरियोट्स सबसे पहले बने, देन उसके बाद क्या बने? यूकैरियोट बने। ठीक है, तो प्रोकैरियोट डेवलप अर्लियर, पहले बना अर्लियर। उसमें भी कौन कौन से बने? तो सीक्वेंस है पूरी है। पहले बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, लाइफ की ओरिजिन जब हो रही थी तो सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया बना? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये फूड नहीं बना सकता है। तो एक बात बताएंगे कि ये दूसरे से फूड लेगा, कहां से लेगा? ये कहां से लेगा? दूसरे से। जानते हैं हम लोग ना कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, दूसरे से न्यूट्रिशन लेते, लेकिन भाई दूसरा कहां बना? हम तो कह रहे हैं सबसे पहले तो यही बना है, और कोई बना ही नहीं है, तो ये दूसरे से कैसे न्यूट्रिशन लेगा? इसका भोजन कहां से आएगा? पहले तो यही बना है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया बने वो कौन से थे? हेटेरोट्रॉफिक वाले थे। ठीक, ये दूसरा, तो आप ये जानते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक तो वो होता है जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेता, तो दूसरा तो बना ही नहीं है, तो कहां से लेता होगा न्यूट्रिशन? ये जानते हैं केमिकल एनर्जी से लेता है। उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था। ठीक है, जब लाइफ बन रही थी
जानते हैं लाइफ की ओरिजिन कहाँ हुई है? समुद्र में, ओशियन में हुई है जी। लाइफ की ओरिजिन कहाँ है? ओशियन में हुई है, ठीक है। तो उस समय जो रिएक्शंस चल रही थी, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही थी, तो उसी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती थी उसी एनर्जी को यूज करते थे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि दूसरा जीव था ही नहीं उस समय। ये सबसे पहले यही है, कोई और है ही नहीं, तो किससे न्यूट्रिशन लेंगे? तो लिखेंगे डिपेंड्स ऑन केमिकल एनर्जी। इसलिए मैं लिख रहा हूं ये किस पर निर्भर थे? ये केमिकल एनर्जी पर निर्भर थे, ठीक है। किसी दूसरे से न्यूट्रिशन नहीं लेते थे। इसके बाद जो बैक्टीरिया बने वो कौन से बने अगले बताइए? हेटेरोट्रॉफिक से कौन से बने आगे सीक्वेंस? कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक के बाद ऑटोट्रॉफिक बनना चाहिए ना। अगला बैक्टीरिया कौन सा बना विकास क्रम में? कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक तो हैं, लेकिन ये कीमो है। अब कीमो का मतलब समझ रहे हैं? नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा नहीं है, सिलेबस में नहीं है। उसमें नाइट्रोसोमिनास, नाइट्रोकोकस ये बैक्टीरिया हैं। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब भोजन बनाएंगे लेकिन किस एनर्जी को लेंगे? वही केमिकल एनर्जी को लेकर के। ये केमिकल एनर्जी को लेकर के अपना काम चला रहे थे, इनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं थी। भोजन बनाने की क्षमता इनके अंदर आई, लेकिन ये किससे बना रहे हैं? अभी भी उसी केमिकल एनर्जी को यूज करके भोजन बना रहे हैं। एनर्जी वही है इनकी, समझ में आया? यहां लिखेंगे यूज, इनका भी यूज केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर रहे थे, ध्यान रखना, लाइट एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको। इसके बाद कौन बने? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो लाइट एनर्जी को यूज करके, जानते हैं प्लांट तो फूड बनाते ही हैं, साथ में कुछ बैक्टीरिया भी क्या है? फूड बनाते हैं। तो बैक्टीरिया दो तरीके से फूड बनाता है, कुछ बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को लेकर के फूड बना लेते हैं, कुछ लाइट एनर्जी को लेकर फूड बनाते हैं। तो केमिकल वाले पहले बन गए थे, फिर लाइट वाले। जानते हैं लाइट वाला कैसे? भाई इनके अंदर अगर पिगमेंट डेवलप हो गया धीरे धीरे, कीमो ऑटोट्रॉफ में धीरे धीरे क्लोरोफिल डेवलप होने लग गया, क्लोरोफिल, तो लाइट एनर्जी को यूज करने लग गए, उनको क्या बोले? फोटो ऑटोट्रॉफिक। इसमें एग्जांपल में है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर। ये मैंने कभी बताया होगा, उसमें है ये जो आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 वाले में है, हाँ प्लांट किंगडम में दिया है। ये लाइट एनर्जी को यूज करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज करके क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। ये केमिकल एनर्जी यूज कर रहे थे। इसके बाद कौन से बने? तो इसके बाद साइनोबैक्टीरिया बन गए। लेकिन इनकी जानते हैं खासियत क्या है? अभी तक कहीं पर भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। ऑक्सीजन जानना है, ये रेस्पिरेटरी, ये कोई भी ऑक्सीजन, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक लग रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा? यहां लिख दे रहा हूं, एंड परफॉर्म, ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? तब क्या रिलीज कराएंगे, कोई बताएंगे? भाई फोटोसिंथेसिस ये करेगा लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज कराएगा। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं, ये सल्फर रिलीज कराएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन जब रिलीज कराते हैं तो वो पानी को यूज करते हैं, वाटर को यूज करके ऑक्सीजन निकालते हैं, और ये वाटर नहीं यूज करते, हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, H2S। इनकी जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो ये होती है, CO2 प्लस H2S बनेगा, ग्लूकोज प्लस सल्फर निकलेगा। ये फोटोसिंथेसिस वाले में पढ़ा था आपने, ठीक? हाँ, तो ये एनऑक्सीजनिक है। इसके बाद कौन से बने? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले इस धरती पर ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज कराया, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन रिलीज कराया था। लिख लीजिएगा, ऑटो रिलीज्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो यहां तक ये लिखिएगा, ये सब ऊपर के तीन क्या है? ऊपर के तीनों एनऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक। अगर कहा जाए एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहां होती है?
तो इनमें होती है, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन एक यहां है, ठीक है। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब बनी ये बता दिया, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो बना। ओजोन, अब ओजोन कब बनेगा देखिए, इसी के बाद ओजोन बनेगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जब बन गई धरती पर, ऑक्सीजन को निकाल दिया, अब क्या होगा, अब यहीं पर लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर, ओजोन की परत बन गया, लेयर फॉर्म आफ्टर रिलीज ऑफ O2। जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो उसके बाद क्या बना, ओजोन का लेयर, ठीक है। वही O2 प्लस O=O3 बना देगा, ये ओजोन लेयर बन गया। अब देखिए समुद्र कैसे बने, जब अर्थ कूल हो रही थी धीरे धीरे, जब जैसे ब्रह्मांड पूरा एक्सप्लोजन हुआ, टुकड़ों से क्या बन गया, गैलेक्सी बन गया, हमारी अर्थ भी उसी में आगे एक जगह कहीं आ गया। इसके बाद अर्थ धीरे धीरे जब कूल हो रही थी तो अर्थ पर जो गड्ढे थे, जो गड्ढे, उनमें चूंकि पानी वेपर के रूप में था उस समय, भाप के रूप में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर जब 100 से नीचे आया होगा, 100 से नीचे, क्योंकि 100 पर तो वेपर रहती है, 100 के नीचे टेम्परेचर आया होगा तो पानी जो है बारिश का रूप ले लिया, और पानी कई मिलियन साल तक बरसता रहा पानी, और ये गड्ढों में, धरती पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनमें भरता रहा पानी, और आज वो समुद्र है आज के समय में सब, ठीक है। और फिर जब पानी उन गड्ढों में भर गया, जब समुद्र बन गया, तब जाकर के वहीं पर उसी समुद्र में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए पहले अर्थ बनी, अर्थ के गड्ढों में क्या हुआ, पानी भरा बारिश के द्वारा, और फिर जाकर के ये सब चीजें हुई। अब ये क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए ओपन-हेल्डन थ्योरी अभी आगे आएगा। एक थ्योरी है, उसका नाम क्या है, ओपन-हेल्डन थ्योरी। वो इस लाइफ को बताते हैं कैसे लाइफ आई। तो देखिए हेडिंग लिखिएगा थ्योरीज, क्या लिखेंगे, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर, उसकी थ्योरीज, सब थ्योरीज है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। पहला क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बुक ने एक लाइन लिखा है कि जितने और मीटियोराइट्स हैं ब्रह्मांड में, ठीक है, जैसे अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन, लाइफ चल रही है, वैसे ही हो सकता है कि उन मीटियोराइट्स पर भी क्या हो, जीवन की लाइफ की कोई प्रोसेस चल रहा होगा। तो पहली थ्योरी कौन सी है, स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन जानते हैं, गॉड गिफ्टेड। इसमें यह माना जाता था कि इस अर्थ पर ओरिजिन लाइफ कैसे हुआ, आया, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने जीवन की उत्पत्ति की। उधर जो है बाइबल जो है मुस्लिमों का, उनमें इस्लाम के द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ऐसी अलग अलग धर्म हैं, उनके जो देवता हैं उनके द्वारा लाइफ आई। तो यहां लिखेंगे लाइफ, इसमें क्या, लाइफ क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल का मतलब समझते हैं, दैवीय शक्तियों के द्वारा। इस धरती पर जो लाइफ आई है वो दैवीय शक्तियों के द्वारा आई है। लेकिन इसमें एक खास बात बुक में लिखा है, वो ये लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये लिखा है कि जैसे उन्होंने भगवान ने बना के भेजा, एज सच लाइफ आई है, कोई बदलाव नहीं। सुन लीजिए ध्यान से। जैसे जानते हैं जब लाइफ बनती है, आपने पढ़ा अभी पहले ही हेटेरोट्रॉफिक सेल बनी, ठीक है, उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफिक आया ना सीक्वेंस पूरी। तो इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी में ये बताया जाता है, जैसे भगवान ने जिस रूप में जीवों को बना के धरती पर भेजा, आज के समय एज सच वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ और भविष्य में कभी बदलाव नहीं होगा।
ब्रह्मा जी ने जैसे मनुष्य को बना करके भेज दिया धरती पर, उसी रूप में वो आज भी है, उसी रूप में कई साल बाद भी रहेगा, कोई बदलाव नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इवोल्यूशन कहां रह गया आपका? रेवोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो यहां लिखा है, इसमें एक लाइन पढ़िएगा कि जो लाइफ है, लाइफ, अब लाइन को देखिए, उसमें लाइन पढ़नी पड़ेगी, बड़ी कठिन लाइनें इनकी दी हुई हैं। मैं सेम लाइन आपको लिखाता हूं, देखिए, लाइफ एपियर्ड एज सच, इसी को सेम लिखिएगा, ऑन अर्थ। लाइफ जो एपियर्ड हुई एज सच ऑन अर्थ, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। लाइफ इस अर्थ पर एज सच, जैसे उन्होंने बना के भेजा उसी तरीके से आई, जैसे उन्होंने बना के भेजा था। और दूसरा है इसमें नो चेंज इन द फ्यूचर, ठीक है, नो चेंज इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, उसकी डाइवर्सिटी, विभिन्नता में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड फ्यूचर और प्रेजेंट, ना तो प्रेजेंट में कोई चेंज है उसमें, ना ही फ्यूचर में होगा। और इनके अकॉर्डिंग जीवन की उत्पत्ति 4000 साल पहले हुई, जबकि मानते क्या है, मिलियन ईयर एगो। इन्होंने क्या बताया था, बोला था 4000 साल पहले अर्थ की उत्पत्ति हुई। अर्थ को बोल रहे हैं 4000 साल पहले बनी, ठीक है, लिखिएगा, अर्थ ओरिजिनेट 4000 ईयर्स एगो, जबकि अर्थ कितना है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है। तो ये थोड़ा सा इसमें जानते हैं, यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैसे बना के भेजा आज भी वैसे रहेगा और भविष्य में वैसे रहेगा। ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी क्योंकि इसका कोई एविडेंस मिला नहीं। अगला है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इस थ्योरी में क्या बताया जाता है कि अदर प्लेनेट से हमारे धरती पर जो लाइफ आई है अर्थ पर, वो दूसरे किसी ग्रह से स्पोर के रूप में आई है। किस रूप में आई है, स्पोर, ठीक है। स्पर्मिया का मतलब क्या है, सीड होता वैसे तो स्पोर के रूप में, बीजाणु के रूप में आई है लाइफ दूसरे प्लेनेट से। लिख लीजिएगा, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के रूप में आई, ठीक। और तीसरा जो है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस था। अगला कौन सा था, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इनके अकॉर्डिंग, नॉन लिविंग मैटर से हुआ, सड़े गले पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। यहां लिखेंगे, लाइफ originated from decaying matter, डेड एंड डिकेइंग मैटर। और ये सब क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव चीजों से। वॉन हेलमंट इसके सपोर्टर थे, कौन थे, वॉन हेलमंट, लिखा नहीं है, ठीक है। ये जानते हैं ये क्या बताते थे कि अगर शर्ट को, शर्ट से भीगा हुआ शर्ट है, पसीने से भीगा हुआ शर्ट है, उसको गेहूं जो होता है, ठीक है, हाँ, उसका जो चोकर होता है उसके साथ रख दीजिए तो उसमें क्या बन जाएंगे, वो माइस बन जाएंगे, चूहे बन जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन के यूरिन से फ्रॉग डेवलप हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिसका कोई प्रूफ नहीं मिला। तो नॉन लिविंग मैटर से उन्होंने बताया लाइफ आती, जो कि क्या है, इसको गलत किया था किसने, फ्रांसिस्को रेड्डी ने और लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको रॉन्ग किया। तो आगे लिखेंगे, ये थ्योरी डिस्कार्ड थी। अगला थ्योरी कौन सा है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में क्या बताया जाता है कि लाइफ केम फ्रॉम द लाइफ, लाइफ किससे आया, लाइफ से, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ लिखिएगा।
तो लाइफ से लाइफ आई और इन्होंने वो जो रेड्डी साहब है उन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मीट रखा। पढ़ा ना किसी ने, पढ़ा उस एक्सपेरिमेंट को, ध्यान देना। हाँ, ये ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट बुक में लीजिए, देख लीजिए उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, इस जार में मीट रख दिया, ठीक है। और ये मीट कैसा था, स्टेरलाइज्ड, कोई जीवाणु विषाणु पहले से नहीं था। और एक को इन्होंने दो जार लिया, एक जार को ओपन कर दिया, दूसरे जार को क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया। कुछ दिन बाद देखा कि जो ओपन जार था उसमें जीवन आया, उसमें यहाँ पर क्या है, मक्खियां आती हैं, उनके लार्वा होते हैं, अंडे देती हैं मक्खियां। मतलब इस जार के अंदर उनको छोटा छोटा माइक्रोब्स या और फ्लाइज वगैरह डेवलप दिखाई दी। इसमें क्या है, अंदर कोई लाइफ नहीं आई, अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं आया, क्योंकि सारा इन्फेक्शन कहां रुक गया, ऊपर ही। तो बाहर से जब तक कोई लाइफ नहीं आएगा तब तक कैसे लाइफ बनेगा, वो यहाँ अंदर लाइफ नहीं है, इसका मतलब बाहर से कोई एंट्री नहीं किया इसमें। समझ में आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, इसको क्या आ रहा है, किसी बता दें इसको डिटेल में। हाँ, नहीं दिख रहा ना, बच्चे आपने पढ़ा है ना, किसी ने नहीं पढ़ा, ये बताइए। हाँ, कोई बात नहीं है, हाँ वो जो जानते हैं लुईस पास्चर वाला दिया वो समझ लीजिए, जो दिया उन्होंने उसको देखिए, ठीक है। लिखा है बायोजेनेसिस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो है लुईस पास्चर का, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने एक क्या किया था, फ्लास्क लिया था, इस तरीके से फ्लास्क लिया, फ्लास्क, और फ्लास्क की जो नेक थी वो काफी लंबी थी, ठीक है। इस फ्लास्क में इन्होंने क्या लिया, ईस्ट, शुगर सॉल्यूशन, क्या लिया इन्होंने, शुगर सॉल्यूशन। और कैसा शुगर सॉल्यूशन लिया था ये, स्टेराइल, स्टेराइल समझ रहे हैं ना। जैसे जादूगर जो होता है तो पहले दिखाता, देखो बर्तन खाली है, पॉट मेरा खाली, अभी इसमें देखो डेवलप कराता हूं कुछ, मर देगा कबूतर, तो दिखाना पड़ेगा ना, पहले से कोई लाइफ नहीं है। तो इन्होंने जार लिया, इस फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क में शुगर का, चीनी का सॉल्यूशन भरा, पूरा शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और उसको पूरा गर्मा लिया, अच्छे से व्हाइट करा लिया, ताकि कोई इंफेक्शन पहले से ना रह जाए। यहाँ हॉट भी कराते थे इसको लैंप लगा करके, ठीक है। और साथ में इसकी जो गर्दन थी, वो गर्दन को इन्होंने पहले से कैसा बना रखा था, मोड़ के स्वान नेक बना रखा था। जब इसको हीट कर रहे थे तो यहाँ से वेपर निकल रही थी वाटर की, और ये वेपर यहाँ से फ्लास्क में से बाहर जा रही थी। कुछ समय बाद इन्होंने इस लैंप को यहाँ से हटा लिया। तो जब लैंप को हटा लिया और इस तरीके से इसको यहाँ पर फ्लास्क को रख दिया, तो देखा इस फ्लास्क में क्या है, कोई इन्फेक्शन नहीं आता है, नो इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं आता है। और जब फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया, अगली बार क्या किया इन्होंने, इस फ्लास्क की नेक को यहां से तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो देखा इसमें क्या हो जाएगा, इसको टेस्ट किया फिर बाद में, तो देखा इसमें इन्फेक्शन आ गया। तो यहाँ इन्फेक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि जब ये हीट कराया जा रहा तो यहाँ से जो वेपर्स निकल रही थी, जब इस स्प्लिट लैंप को हटाएंगे तो ये वेपर्स जानते हैं कंडेंस होगा, वाटर क्या होगा, कंडेंस, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ जो वेपर रहेगी इस नली में, वेपर्स कूल हो जाएंगे, ठंडी होंगी, और पानी का रूप लेकर के यही वेपर्स इकट्ठा हो जाती हैं, जम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जम जाएगा तो बाहर से कोई इन्फेक्शन अब आ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा इन्फेक्शन इसी के द्वारा रोक लिया जाएगा, और ये इन्फेक्टेड नहीं होता है। बाहर से कोई लाइफ नहीं आ रही है तो ये लाइफ नहीं बन रही है, जैसे तोड़ेंगे तो बाहर से लाइफ आएगा। और ये पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है, पास्चर इंस्टीट्यूट, इन्हीं के नाम पर है, उसमें ये आज भी ऐसे रखा हुआ, आज भी कोई इन्फेक्शन इसमें नहीं आया है। ऐसा एक्सपेरिमेंट सेट करके वो चले गए थे, और आज भी उनके पास वो लैब में रखा, उसमें कोई इन्फेक्शन आज तक नहीं है। समझ में आया क्या चीज, सीक्वेंस में है सब सीक्वेंस। अच्छा आप बताओ जी, सीक्वेंस है कि नहीं है, कोई बता दीजिए। हमने कहा कि पहले बता दिया मैंने पहले दिन, ये चैप्टर सीक्वेंस में नहीं है, ये चैप्टर आपका सीक्वेंस नहीं है, नहीं है।
तो हमारे हिसाब से चलते रहिए, ठीक है। अब आपको जो है बुक मैं रीड करा दूंगा, कुछ समय बुक भी रीड करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बड़ी टिपिकल लैंग्वेज है इस बुक में। हाँ हाँ, आप एक ही करके बता तो रहे। इसके बाद अब देखिए ओपन हेल्टन अभी बताएंगे, पहले वो थ्योरी बता रहे हैं ओपन हेल्टन थ्योरी वाले। इसके बाद ये तो सिद्ध हो गया कि देखिए कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि पहली लाइफ कैसे आई, नॉन लिविंग मैटर से। फिर साइंटिस्ट क्या बोले, अभी जो बताया कि लाइफ से लाइफ बनी। जीवन को बनाने के लिए पहले से कोई लाइफ होनी चाहिए, लेकिन पहली लाइफ कैसे बनी? बच्चे पिताजी से बच्चे बने, वो अपने पिताजी से बने, वो अपने पिताजी, तो पहले पिताजी कैसे बने? पहले कैसे बने? पहले पेरेंट्स कैसे आए? जब पहला जीव कहां से आया? भाई पहला आया होगा तभी तो नया बना होगा। तो पहला बना नॉन लिविंग मैटर से, निर्जीव चीजों से। जो एबायोजेनेसिस थ्योरी है वो क्या बताती है? वो बताती है कि निर्जीव चीजों से जीवन की उत्पत्ति हुई। कुछ हद तक वो सही तो है, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया, तो इसलिए डिस्कार्ड कर दी गई। बायोजेनेसिस बताता है कि लाइफ से लाइफ बनती है, वो भी क्या है, पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि पहली लाइफ कैसे बनी ये नहीं बता पाया ये लुईस पास्चर, फर्स्ट लाइफ। तो उन सबको बताने के लिए कौन सी थ्योरी आई? अब लास्ट लिखेंगे मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी। आज की रिसेंट थ्योरी है, इसी को बोलते हैं केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक थ्योरी है, रिसेंट थ्योरी है, उसको केमिकल थ्योरी बोलते हैं या ओपन हेल्टन थ्योरी। क्योंकि किसने दिया था? ओपेरिन, ओपेरिन एंड हल्डेन साइंटिस्ट का नाम है। ये रशियन थे। कहाँ के थे ये? रशिया के। ये भी ध्यान रखना, आपको ईयर ध्यान रखना, कौन साइंटिस्ट कहाँ का था। और ये इंग्लैंड के थे, ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। हल्डन, इन्होंने क्या बताया? वो एक सीक्वेंस में, हाँ, लाइफ केम फ्रॉम, नो, फर्स्ट लाइफ बताया था। फर्स्ट लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर। बुक ने क्या लिखा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लाइन लिखी है। तो आप लिखेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा लिखिएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना। लेकिन जानते हैं पहले ऑर्गेनिक नहीं बना था, ध्यान रखना है। अभी जब बताएंगे तो पहले हुआ था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो उसके बाद में बना, लेकिन लिख दिया तो कोई बात नहीं है। जो ऑर्गेनिक से बना पहला लाइफ, ठीक है। अब देखिए प्रिमिटिव गैसेस का, इस थ्योरी को ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी वो एटॉमिक फॉर्म में थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म? इसका मतलब समझ रहे हैं, इस थ्योरी में ये बताया जाएगा कि केमिकल आपस में रिएक्शन करते चले गए और धीरे धीरे क्या हुआ, पहले एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम है उससे मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में थी, मॉलिक्यूलर में आए, मॉलिक्यूल से सिंपल कंपाउंड्स बनेंगे, पहले इनऑर्गेनिक बनेगा, फिर क्या बनेगा? ऑर्गेनिक, फिर सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का मतलब बड़े वाले ऑर्गेनिक, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। सिंपल ऑर्गेनिक का मतलब समझते हैं, अमीनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये छोटे ऑर्गेनिक हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, उसके बाद क्या बनेंगे? डीएनए आरएनए बनेगा, और डीएनए आरएनए बन जाएगा तो पहली लाइफ आ जाएगी, ठीक। तो यहां पर एक सीक्वेंस में लिखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या थी? ये गैसेस एटॉमिक स्टेज में थी, ठीक है, एटम्स थे। स्टार्टिंग में चूंकि टेम्परेचर इतना हाई था कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो ही नहीं सकता था, कोई भी चीज बॉन्ड ही नहीं बन रहा था, क्योंकि सब एटॉमिक स्टेज में था। फिर जैसे से टेम्परेचर घटा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव थी, बताया आपको, ये कार्बन के साथ रिएक्ट किया, मीथेन बना दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ वाटर वेपर बन गया, ये वेपर फॉर्म में था, वेपर हो गया। और इसके बाद में अमोनिया बन गया, NH3, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इनका रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो भी पूछा जाता है, तो मीथेन और अमोनिया का, मीथेन और इसका 2-2 है और अमोनिया 1 में है, ध्यान रखना है। इन्हीं 3 का आपको ध्यान रखना, बाकी का नहीं।
मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया का रेशियो कितना था? मीथेन का वाटर वेपर और अमोनिया का रेशियो यही है ना, 2:1 का रेशियो। अब ये आपस में कंबाइंड किए होंगे भाई। ये क्या है? मॉलिक्यूल है अभी ना। क्या है सब? ये मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों कहीं साथ, सॉरी ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में, तो आप लिख देंगे मॉलिक्यूल्स बन गया। क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल्स। ये आपस में रिएक्ट किए होंगे तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड बना। अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो होता ना। इसके अलावा भी कुछ होता है, सल्फर भी होता है, लेकिन सारे अमीनो एसिड में सल्फर नहीं है, कुछ अमीनो एसिड में है। ठीक है, तो अमीनो एसिड इन्हीं के रिएक्शंस के दौरान बन गए। और क्या बना? सिंपल सुगर्स बन गए, साधारण वाला सिंपल सुगर्स। और बताइए कोई? अमीनो एसिड्स हो गया। छोटा छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले बनेगा, उसके बाद इससे क्या है, मिल करके बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल सिर्फ और बोलेंगे लिपिड्स, और फैट्स बन गए। क्या बन गए? फैट्स, फैटी एसिड, फैटी एसिड्स बने होंगे, ग्लिसरॉल बना होगा, एटसेट्रा। और यही आपस में फिर रिएक्शन, बताइए, अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। अमीनो एसिड, ये सारी चीजें लिखी गई है, ये सब क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये सिंपल ऑर्गेनिक। तो ये क्या है? सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इनसे बनेगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आएगा प्रोटीन्स आएगा, और क्या आएगा इसमें? फैट्स। क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? लिपिड या फैट बनेगा। ठीक है, फैट या लिपिड आप बोल सकते हैं, लिपिड्स। और क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। सुगर्स आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, एक चीज और यहां बनी होगी, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड, साइड पहले, साइड और टाइड जानते हैं क्या अंतर होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। साइड में अगर फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए या फिर आरएनए। तो आप यहां लिखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड भी बने होंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। ये सब मोनोमर है। मोनोमर जानते हैं होता है पॉलीमर, और एक होता है मोनोमर। तो ये सब मोनोमर है, अभी इसके बाद पॉलीमर बनेंगे। तो आगे एक चीज याद देखिए, न्यूक्लिक एसिड बहुत लेट बना था। अगर कहा जाए सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, तो डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जिसको आप बोलते हैं डीएनए या आरएनए, वो सबसे लेट में बना था। ठीक है, तो यहां सबसे लास्ट में मैं दिखा रहा हूं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बना, और इसी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। यहां पर आरएनए। बताइए, आरएनए पहले बना इवोल्यूशन में कि डीएनए बना? पहले आरएनए। आरएनए में थोड़ा सा चेंज होता चला गया और उससे क्या बन गया? डीएनए बन गया। ठीक है, तो पहले आरएनए बना, और इसके बाद में आप बोलेंगे अब यहीं पर फर्स्ट लिविंग सेल, पहला लिविंग सेल बन गया, जो क्या था? ये प्रोकैरियोट। उसके भी पहले एक सेल बने, उसके भी पहले ये सेल थी। ये क्या थी? लेकिन हमने तो एक चीज लिखा है कि फर्स्ट लाइफ कब बनी? फर्स्ट लाइफ सेल तो बाद में बना होगा ना, सेल बाद में बना है। उसके भी पहले कोई लाइफ थी क्या? सोचिए, सेल के भी पहले कुछ बना था? बना था। सेल के भी पहले क्या है? एक लाइफ बनी थी, लेकिन वो सेल नहीं था। तो था क्या? ये सब चल कहां रहा है? ये समुद्र के पानी में चल रहा है। हाँ, अब ये समझिए, ये प्रोटीन, फैट, पॉलीसैकेराइड जानते हैं हुआ क्या था? ये सब आपस में पानी के अंदर ऐसे ऐसे छोटा छोटा ग्रुप में इकट्ठे हो गए, और इन्हीं के चारों तरफ पानी ने, एक झिल्ली का पानी जो है इकट्ठा हो गया। मतलब ये सोचा गया होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में बन रहे थे, उसमें से कुछ क्या है, आपस में एग्रीगेट हुए होंगे, इकट्ठे हुए होंगे, उनके चारों तरफ वाटर ने एक मेम्ब्रेन का निर्माण कर लिया।
पानी एक झिल्ली के रूप में इनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। इसी संरचना को कोएसरवेट बोलते हैं, कोएसरवेट। ठीक है, तो कोएसरवेट क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन ऑफ द वाटर। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और बाहर के सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाहर क्या है? बाय फिल्म। फिल्म का मतलब मेम्ब्रेन है, फिल्म ऑफ वाटर, वाटर की एक फिल्म बन चुकी है। इसके जानते हैं कोएसरवेट को लाइफ क्यों बोला गया? क्या था इसमें? तो निर्जीव है ना ये, तो ये लाइफ कैसे हो गया? इसमें वो लिविंग के कुछ कैरेक्टर नजर आ रहे थे, ये इसके अंदर डुप्लीकेशन की क्षमता थी, ये डुप्लीकेट करता था। कैसे? बडिंग, बडिंग समझते हैं, जैसे ईस्ट जो है उसी तरीके से इसमें डुप्लीकेशन होता, तो ये माना जाता था कि ये लिविंग की कैरेक्टर शो कर रहा है, बट ये लिविंग नहीं है क्योंकि ये सेल नहीं है, ये पानी की झिल्ली है। जबकि मेम्ब्रेन किस चीज की होनी चाहिए? लिपिड और प्रोटीन की। अगर ये झिल्ली होती तो आप बोल देते ये सेल है, अगर ये झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का होता तो ये सेल बोल दिया जाता, लेकिन वो पानी का झिल्ली था। तो इसलिए कोएसरवेट में डिवीजन होता था, डिवीजन, लाइक जैसे लिखेंगे डिवाइड करते थे, क्या करते थे ये? सॉरी, कोएसरवेट, ये डिवाइड करते थे लाइक लिविंग, लिविंग की तरीके से ये डिवाइड भी करते थे। समझ में आ रहा है? एक वर्ड यूज होता है हाल्डन सूप। हाल्डन सूप जानते हैं क्या है? ओपरन हाल्डन ने समुद्र के गर्म पानी को, जिसमें जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, उस गर्म पानी को क्या बोला था? हाल्डन सूप। हॉट वाटर ऑफ द ओशियन था वो, ठीक है, हाल्डन ने बोला था उसको। देखिए इतना इसमें है और आगे बता रहे हैं। अब आप बुक जो कह रहे हैं, बुक को भी मैं रीड करा दूंगा, देखिए, क्योंकि चैप्टर है टिपिकल और इसमें आपको सब एक एक चीज समझनी पड़ेगी। अब इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली लैब में प्रूव किया था। हाँ, तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका? ऑफ ओपरन हाल्डन थ्योरी, ओपरन हाल्डन थ्योरी। दो साइंटिस्ट हैं, बुक ने एक लिखा है स्टेनले मिलर, तो दो हैं, मिलर एंड यूरे, ठीक है, स्टेनले मिलर साइंटिस्ट हैं एंड यूरे हैं, दो अलग अलग हैं, मिलर एंड यूरे, ठीक है। 1953 में एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ये इन्होंने क्या किया था? एक इन्होंने बढ़िया से सेटअप बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस थ्योरी में जो ओपरन हाल्डन ने बताया कि लाइफ किससे आई है? नॉन लिविंग से, उन्होंने लैब में सिद्ध करा के दिखा दिया, उस थ्योरी को लैब में प्रूफ करा दिया, ठीक है। अब कैसे प्रूफ कराए होंगे वो देखिए, तो यहां पर इन्होंने बुक में देखते रहिएगा, इस तरीके का ये क्या है? स्फेरिकल फ्लास्क टाइप से है, ठीक है, एक स्फेरिकल फ्लास्क यहां पर हो गया और यहां से ये सेटअप लिया और ये देखिए यहां पर ले गए। डायग्राम देखते रहिएगा, ये डायग्राम रफली ऐसे ही डायग्राम बन रहा है। केवल समझाने के लिए आपको देखिए क्या क्या है, इन्होंने वो सारी चीजें, वो परिस्थितियां इस सेटअप में, इस कांच के सेटअप में तैयार कर दी। बताइए क्या किया? एटमॉस्फेयर कैसा था उस समय? रिड्यूसिंग था कि रिड्यूसिंग था ना? तो लैब में आज के समय ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आता है क्या आज के समय वो थ्योरी काम कर सकती है ओपरन हाल्डन वाली? क्या कोई लाइफ बन सकती है आज के समय? जीवन की उत्पत्ति अब नहीं हो सकती, हो गया एक बार, अब नहीं होगी। ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा। आज के समय ऑक्सीजन है, ठीक है, अनऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट नहीं है। उस समय जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी, इन्वायरमेंट कैसा था? अनऑक्सीजनिक, रिड्यूसिंग था, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्टिव थी। आज के समय ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट है, तो परिस्थिति अब नहीं है, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आता है।
तो देखिए इन्होंने वो परिस्थिति पैदा किया, एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। अब इसमें रिड्यूसिंग कैसे दिखाएंगे? रिड्यूसिंग जानते हैं, यहां वैक्यूम लिखा, बुक में देखिए यहां क्या लिखा है, वैक्यूम। वैक्यूम में मतलब जब ये कांच का सेटअप बना रहे होंगे तो कुछ हवा अंदर, एयर आई होगी नहीं आई होगी? अरे फ्लास्क में अंदर एयर आई होगी ना, ठीक है। तो सारे एयर को यहां से आउट करा लिया, वैक्यूम कर दिया, मतलब कोई एयर शुरू से नहीं रहनी चाहिए। खाली करके दिखाया, देखो कुछ नहीं है इसमें, कोई एयर नहीं है। अगर एयर इसमें वैक्यूम नहीं लगाए होते तो अंदर एयर होती, तो इसमें ऑक्सीजन होती, तो ये फेल हो जाता एक्सपेरिमेंट इनका। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कराने के लिए सारा ऑक्सीजन को, सारे गैसेस को बाहर कर दिया। जब कोई गैस ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग। मतलब एटमॉस्फेयर नाम की चीज ही नहीं बची है, इसमें नहीं बचा ना। निर्वात में, वैक्यूम में जानते हैं कोई कुछ नहीं बचा, कोई गैस नहीं है। अब अपने हिसाब से गैस भरेंगे इसमें। अब उस समय कौन कौन सी गैसेस थे ये याद करिए। तो उस समय मीथेन थी ना, और कौन सा था, वाटर था। वाटर किस रूप में था, वेपर के रूप में, ठीक है। और क्या था, एमोनिया थी उस समय, और हाइड्रोजन थी, और कार्बन। ये सारी गैसेस को अब इन्होंने अपने मन से इसमें भरा। मतलब उस कांच के सेटअप में इन्होंने ये सारी गैसेस ली थी जो उस समय थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, और वो कंडीशन क्रिएट कराई, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराया। कैसे, वैक्यूम लगा के सबको हटा दिया। पानी वेपर के रूप में कैसे लेंगे, यहां से देखिए ये फ्लास्क देख रहे हैं, यहां पर पानी को उबालेंगे कैसे, इलेक्ट्रोड लगा करके गर्म करेंगे पानी को। यहां से वाटर क्या होगा, वेपर का रूप लेकर के यहां आएगा। वाटर वेपर के रूप में लिया था इन्होंने। यहां से पानी को उबाल रहे हैं, वेपर यहां से जाएंगे, ये पानी यहां से आ रहा है वेपर के रूप में। बाकी सारी गैसेस को यहां इन्होंने इसमें फिल करा रखा पहले से। और टेम्परेचर बहुत हाई था भाई। देखिए 3 कंडीशन था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। आप यहां पर लिख लीजिएगा कि कंडीशन कौन सी थी, ये याद होना चाहिए आपको। कंडीशंस एट द टाइम ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कंडीशन कौन कौन सी थी, पहला क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ठीक है। दूसरा क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट इन्होंने दे दिया, टेम्परेचर हाई था। क्या था, टेम्परेचर 800 डिग्री था। वो कैसे देंगे, यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा करके स्पार्क कराया उसको, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहां जनरेट कराया, ठीक है। और तीसरा क्या था, यहां पर वो गैसेस भर दें, प्रिमिटिव गैसेस ली थी, प्रिमिटिव गैसेस ली। ये 3 चीजें थी शुरुआत में, वो सारी चीजें यहां भरी। और 10 दिन बाद, हफ्ता भर बाद देखा कि यहां पर कुछ कंपाउंड इकट्ठा होना चालू हो गए। कौन कौन से कंपाउंड बने, शुगर बनी, प्रोटीन्स बनी, ठीक है, अमीनो एसिड बने। वो जो उन्होंने बना के दिखाए थे ना कॉम्प्लेक्स वाले, वो सब यहां बनने लग गए। कैसे बने होंगे सोचिए। देखिए ये सारी गैसेस आपको यहां दिख रही है ना। अच्छा एक चीज और, अर्थ धीरे धीरे कूल होता गया। टेम्परेचर तो 800 दिखा रहे हैं, तो अर्थ धीरे धीरे कूल हो रही है, उसको कहां दिखाएंगे, यहां सब कुछ दिखा दिया। अर्थ ग्रेजुअली क्या हो रही है, कूल, वो कैसे दिखाएंगे, ऊपर से जितनी भी गैसेज हैं आपस में रिएक्ट करेगा। 800 डिग्री टेम्परेचर था ना, ये गैसेस क्या है आपस में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा ना। आखिर उस समय भी तो 800 टेम्परेचर था, तो गैसेज आपस में रिएक्ट कर रही थी, रिएक्शन हुआ होगा। इसके बाद ये गैसेज धीरे धीरे क्या है, नीचे आ रही हैं। जैसे अर्थ ठंडी हो रही थी, वैसे ये चीजें क्या है, नीचे आ रही हैं। यहां से ठंडा पानी भेजा जा रहा है, कूल वाटर, देखिए लिखा गया होगा, क्या लिखा है, कूल वाटर। चल यहां से, इस वाले से क्या भेज रहे हैं, कूल वाटर, और यहां से हॉट वाटर बन करके निकल रहा, हॉट वाटर। ऊपर से हॉट मटेरियल रिएक्शन करता करता आ रहा नीचे, और नीचे से यहां से कूल वाटर जब भेजेंगे तो ये कूल वाटर ऊपर जाएगा, और ऊपर जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उनको क्या करेगा, ठंडा करेगा, और धीरे धीरे वो कूल होते होते नीचे आएंगे। और ये वाटर जब यहां से फिर हॉट हो जाएगा ना, ठंडा वाटर,
जब गर्म चीज के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म वाटर यहाँ से निकलता रहेगा, यहाँ से उसको निकालते रहेंगे, ठंडा वाटर भेजेंगे। मतलब ऊपर से चीजें आ रही हैं, उनको धीरे धीरे क्या करना है, कूल कराना है। और कूल नहीं कराएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि वो दिखाना है ना, वो कंडीशन कि ग्रेजुअली कूल भी तो कराना है। आ रहा ना ये? तो ये यहाँ पर ये 3 कंडीशन थी और ये कंडेंसर ये लगाया गया था इसको कूल कराने के लिए। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। हाँ बता दीजिए। बोले हाँ जो पहले कंडीशन था, हाँ उस पर नया लाइफ नया जीव फॉर्म हो गया, लेकिन अब एक नया जीव बिना किसी नए जीव के नहीं फॉर्म होगा। नहीं, अब आज के समय एक नया जीव पुराने जीव से बनता है, लेकिन निर्जीव चीजों से आज के समय जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो थ्योरी फेल हो जाएगा। अब सर अभी जल्दी रिसेंट न्यूज आया है, इसमें प्लास्टिक को पिघलाने वाला एक नया फंजाई आया है। हाँ मैं बताता हूँ, उसका कारण सुन लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। प्लास्टिक नहीं, आदमी को गलाने वाला एक फंजाई भविष्य में बनेगा। सुन लीजिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कह रहे हैं कि प्लास्टिक को गलाने वाला एक फंजाई नया बना, तो फंजाई आया कहां से होगा? उसके पिता माता तो हुए नहीं, होंगे नहीं, ठीक है। पहले कोई आज तक फंजाई प्लास्टिक गलाने वाला नहीं था, नया कहां से बन गया? म्यूटेशन के द्वारा। जानते हैं, कोई भी जो नया जीव इस धरती पर आता है, आज तक हमने उसको नहीं देखा। उसके माँ बाप कौन है? उसके माँ बाप ऐसे जैसे वायरस है, वायरस को आपने देखा नया नया स्ट्रेन बदल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक जीव है, ए है, इसके बच्चे बने, ठीक। अब इनके भी चिल्ड्रन बने, तो इनके से जब चिल्ड्रन बन रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन, कि ये कुछ नया बन गया। तो जो फंजाई आप कह रहे हैं प्लास्टिक खाने वाला, उसके पेरेंट हैं, वो किसी पेरेंट से बना है, लेकिन उनके पेरेंट से जब ये बन रहा होगा तो जर्म सेल में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से इसमें जीनोम डिस्टर्ब हो गया और ये कुछ अलग बन गया। समझ में आता नहीं चीज? ऐसे हम लोग पेरेंट, बच्चे जब चिल्ड्रन से उत्पन्न होते हैं तो क्या, अगर कोई चेंज हुआ तो वो कुछ अलग किस्म के हो जाएंगे, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तो वो चीज है, कुछ अलग नहीं, वो निर्जीव से नहीं बना हुआ है। बड़ा टाइम लगता है इसमें, ये सब चैप्टर ही बकवास है। ये हो गया। और देखिए अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देख लीजिए, ये सब थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है। अगला थोड़ा सा और देखिए, बुक से रीड करा दूं क्या मैं, या अभी डाउनलोड करना पड़ेगा हमको बुक? ये हाँ, या आपने कोई बुक दे दो, हम इसी में से रीड करा दें। किसी के पास बुक हो, हम रीड कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब चीज है। लाइए इसी को कर दें, सब लोग देखते रहेंगे। हाँ, एक बार डाउनलोड हो जाएगी तो हमेशा के लिए हो जाएगी। ओरिजिन ऑफ रिवोल्यूशन, आ गया ना? कहाँ गया? एनसीईआरटी पीडीएफ, ओके। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक चीज जान लीजिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आसान नहीं है इसको खत्म करना है। से देखिए, खुलने दीजिए। चैप्टर 7 एवोल्यूशन, खोपड़ी देख के डर लग जाता है। हाँ देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यहाँ से देखते हुए मैं टिक भी करते जा रहा हूँ। इन्होंने लिखा है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के, ये आप डेफिनेशन, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, ये पता होना चाहिए आपको। आ गया पेन भाई। हाँ, ये लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, व्हाट एग्जैक्टली एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वास्तविक रूप से है क्या है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द, ये लाइन बताया मैंने, बोल रहा एवोल्यूशन की डेफिनेशन, ये चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ईयर्स अगो। मतलब बता दिया मैंने एक बार, अभी इसको समझाया था ना, समझा दिया ना, उस चीज को बार बार नहीं। आगे बोल रहा है, कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा आपको। Evolution of the earth stars and needed the universe itself. What follow the longest all the consume stories. This is the story origin of life.
इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स, ये बोल रहा है देखिए, बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट इज द कंटेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑन द अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकेज। कोई मतलब नहीं एवोल्यूशन है। इसको आगे देखिए, यहाँ पर आइए फिर से, ठीक है, कीप करें इसको। अच्छा, चेंज करना रहता है, कोई बात नहीं, चेंज करना रहता है। ये देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्टीलर डिस्टेंस मैंने बता दिया कैसे मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। इसमें ये बोल रहा है आप जब रात में पहले जब आसमान की तरफ देखते हैं रात में आराम से, तो आपको स्टार दिखाई देते हैं, तो आपको जो स्टार चमकते हैं तो क्या लगता है उसमें, ये जो लाइट स्टार की आ रही है हमारे पास, तारों की जो लाइट आ रही है, ये कई मिलियन ईयर्स अगो वहां से चली है। स्टार्स इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, बहुत दूर है हमसे, कि उनकी जो लाइट हमको दिखाई दे रही है वो कई मिलियंस ईयर्स एगो वहां से वो चली है, तो आज हमको लाइट दिख रही है। ये लिखा देखिए, देखिए आप पढ़िएगा, कहाँ गए, कहीं लाइन पढ़े होगी, देखिए, हाँ ये लिखा है, ठीक है। व्हाट वी सी टुडे एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्ट जर्नी, मतलब वो लाइट कई मिलियंस बैक वहां से चली है, कई ट्रिलियंस किलोमीटर को पार करके, ठीक है। बाकी कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। When we see star, we apparently are peeping into the past। जब हम स्टार को देखते हैं तो हमको नजर आता है कि हम पास्ट में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पास्ट में, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर यूनिक इवेंट है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बहुत यूनिक इवेंट है, एक अनोखा इवेंट है, ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को बताता है। यूनिवर्स क्या है? बहुत वास्ट है। वास्ट का मतलब बहुत बड़ा है यूनिवर्स, ठीक है। और देखिए आगे, ये यहां पर बोल रहा है 20 ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। ह्यूज गैलेक्सीज कंप्राइजेस, गैलेक्सी में बोल रहा है, देखिए गैलेक्सी मैंने आपको दिखाया है, जो कह रहे हो कि लाइन टू लाइन नहीं चल रहा, वो यहां देख लीजिए आप, लाइन टू लाइन चल रहा है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार, गैलेक्सीज में क्या होता है? स्टार होते हैं। क्लाउड ऑफ गैसेज, गैसेज का बादल होते हैं, और डस्ट होती है। तीन ऐसे क्वेश्चन आएगा कि गैलेक्सी में होता क्या क्या है, ठीक है। और कंसिडरिंग द साइज अर्थ इन नीड स्पीक, मतलब जो अर्थ हमारी है वो यूनिवर्स के कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है। बिग बैंग थ्योरी बताती है, ये सब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताती है। रोज एक्सप्लोजन हुआ जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लिखा ना, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म्स। बिग बैंग थ्योरी में इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि फिजिकल टर्म्स में आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस स्टार्टिंग की गैसेस हैं, शुरुआत की गैसेस। गैसेस धीरे धीरे गैसेस धीरे धीरे क्या हुई? कंडेंस हुई। ग्रेविटेशन, बताइए ग्रेविटेशन था उस समय? माना जाता था ग्रेविटेशन। तभी तो जानते हैं ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ। जैसे हमारा जो यूनिवर्स था वो एक हॉट स्फीयर था, वो पूरा रोटेट कर रहा था, ऐसी तेजी से रोटेट कर रहा था, ठीक है। और रोटेट जब कर रहा था तो बाहर से जो चीजें थी उसमें आकर के मिक्स हो रही थी। इतना बड़ा उसका साइज हो गया था कि ग्रेविटी सेंटर में जो थी वो बाहर के पार्टिकल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सेंटर में जो ग्रेविटी थी वो बाहर के पार्टिकल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बाहर के पार्टिकल टूट करके सब निकल गए। वही है ग्रेविटेशन, गैलेक्सीज बने, ठीक है। प्रेजेंट डे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम में मिल्की वे है, अर्थ सब ये हो गया। इतने अर्थ की ओरिजिन ये बता रहा है, ठीक है। नो एटमॉस्फेयर, देखिए अर्थ पर उस समय कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, समझ में आया? कोई, ये लाइन आप लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्रिमिटिव में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था लेकिन एटमॉस्फेयर कोई नहीं था, ठीक है। जानते हैं जब कोई गैस रहेगी तभी तो एटमॉस्फेयर रहेगा। जब सबसे पहले अर्थ बनी तो गैसेस तो बाद में आई, धीरे धीरे बनी। और आगे देखिए यूवी रेज आ रही थी, ये सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे बना? वाटर से। साफ साफ लिखा है ब्रोकन अप, यूवी रेज ने ब्रोक कर दिया वाटर को, किसमें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। और हाइड्रोजन इतनी हल्की थी, लाइटर थी, वो वहां से एस्केप हो ली, निकल ली। ऑक्सीजन ने कंबाइंड किया विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, ठीक।
इस लाइन को भी जरूर अंडरलाइन करिए। देख रहे हैं पानी स्टार्टिंग में था, वाटर बना कैसे, ये बोला वाटर कैसे बना। अब सोचिए, आप इमेजिन करिए कि पानी हम कह रहे हैं कि भाप के रूप में था, तो आखिर वो भाप के रूप में था, बना कैसे वाटर। तो वाटर बाद में बना। जितनी जो आप ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन ने कंबाइंड किया था अमोनिया के साथ और किसके साथ, मीथेन के साथ, और तब जाकर के वाटर बना। कार्बन डाइऑक्साइड बने और अदर्स बने, ओजोन लेयर, ये सब है। ये बोल रहा देखिए, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। लाइफ जो है अदर प्लेनेट से स्पोर के रूप में आई है, और ये लाइफ अर्थ पर भी भेजी गई और अलग अलग प्लेनेट पर भी भेजी गई। इनको क्या बोलते हैं, पेनिस्पर्मिया। Along the time it was believed that life can decay। ये बोल रहा है एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस समझ रहे हैं ना, कि लाइफ कैसे बना, डिकेइंग एंड रॉटेन मैटर लाइक भूसा, स्ट्रॉ और मड से बना। ठीक, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यही है। लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया और उन्होंने बताया कि लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक प्री स्टेरलाइज फ्लास्क लिया, अभी बताया ना, लुईस पास्चर ने एक फ्लास्क लिया था। वो प्री स्टेरलाइज का मतलब पहले से इसको गर्म करके रखा था, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है। और लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, और उसमें उन्होंने ईस्ट मिलाया था। एक्चुअली शुगर सॉल्यूशन के साथ ईस्ट भी था। जहां मैंने आपको लिखाया है ना कि फ्लास्क में मैंने लिखा शुगर सॉल्यूशन, प्लस करके लिखिएगा ईस्ट ब्रैकेट में किल्ड। ईस्ट रखा था लेकिन उसको हीट के माध्यम से उसको मार दिया था। दिखाना चाहते थे, पहले से कुछ रखा नहीं मैंने, ठीक है, हीट किल्ड था। ये नहीं होता आपके पास, यही लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अनदर फ्लास्क को ओपन कर दिया, दो फ्लास्क बनाए थे हमने, एक ही फ्लास्क को तोड़ के बताया था, उन्होंने इसको दो फ्लास्क किया था। एक फ्लास्क में नेक के रूप में उसको मोड़ा था, नेक स्वान के रूप में, और दूसरे फ्लास्क में उन्होंने उसकी नेक को ब्रेक डाउन कर रखा था, ठीक है। ये जनरेशन थ्योरी डिसमिस कर दी गई, कोई आंसर नहीं मिला। ओपन हेल्डन थ्योरी यहां से है। अब देखो जी, सब तो सीक्वेंस में चल रहा है। धार्मिक बता, हाँ कौन सी लाइन बताइए, यहां से बता दें, एक लाइन टू लाइन देखिए। ओपरन रशियन के थे, हल्डन इंग्लैंड के थे, प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम द, इन्होंने बताया पहली लाइफ कहां से आई होगी, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से आई होगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये सब दो ही चीज लिखा है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ है। हाँ, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय द केमिकल एवोल्यूशन, और ये जो लाइफ आई ये आगे कैसे बढ़ी, केमिकल एवोल्यूशन से आई। कैसे आया ये, प्रीसीड कैसे हुआ, केमिकल एवोल्यूशन, मतलब केमिकल्स ही तो आपस में रिएक्ट कर रहे थे, गैसेज रिएक्ट कर रही थी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आई, फिर सिंपल ऑर्गेन। आगे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए ढेर सारे, कहां से बने, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। कंडीशन ऑन द अर्थ वर हाइट, मैंने लिखा है उस समय कंडीशन कौन सी थी, हाई टेम्परेचर था। वोल्केनो स्ट्रोम, वोल्केनो स्ट्रोम क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन जानते हैं, ज्वालामुखी जब एक्सप्लेन करता है, तो उस समय स्ट्रोम का मतलब आंधी होता है, तो वोल्केनोस की स्ट्रोम्स आ रहे थे, मतलब अर्थ पर लावा जो होता है, लावा नहीं, लावा मोल्टन फॉर्म में पिघला हुआ लावा था, क्योंकि अर्थ का जो क्रूड हिस्सा होता है, सेंटर हिस्सा, वो बहुत हॉट था, और वहां से एक्सप्लोजन लगातार हो रहा था, और अर्थ पर मलबा ऐसे बिखर रहा था, गर्म एकदम, समझ में आया। वो बोल रहा है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ये मैं बता चुका हूं। कंटेनिंग मीथेन थी, कौन कौन सी गैसेज थी, मीथेन, ये सब हो गया। इसने कुछ आगे बताया नहीं। इस थ्योरी को देखिए 2 लाइन में खत्म किया है, इस थ्योरी को 2 लाइन में। आगे बोल रहा है वो स्टैनली मिलर की थ्योरी थी, साइंटिस्ट थे अमेरिका के, तो ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, छूट गया है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, वही सेम कंडीशन लेबोरेटरी में सेट की, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया फ्लास्क के अंदर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, और अमीनो एसिड्स बना के दिखाए उन्होंने, ठीक है।
सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्म में शुरू कर, ये सब हो गया। और कुछ बच्चा है? कुछ नहीं बच्चा है? कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा भाई। देखो ये आगे जी है, ये है। हाँ जी, सही रहता था। सही रहता, सीक्वेंस में चल रहा, परेशान न होइए, आपकी सब सीक्वेंस में है, ठीक है, एक ही लाइन सीक्वेंस में थी। ये चैप्टर उसी से पढ़ाना ही पड़ेगा, आसान नहीं है। हाँ, जाइए।